हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस छोटे से गोल मटोल बालक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बड़ा होकर के बहुत ही महान वैज्ञानिक बना, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बना। तो क्या हो रहा है कि ये है इनकी वो तस्वीर जिसको सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज का हमारा चैप्टर है जो कि हमारी बिहाई बुक में से लिया गया है। तो आइए हम शुरू करें अपना चैप्टर। आज के हमारे चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो क्या होता है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड? मतलब भाई एक ऐसा दिमाग जो कि बहुत ही जीनियस है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और वो दिमाग किसका है? एल्बर्ट आइंस्टीन का। तो एल्बर्ट आइंस्टीन को हम जीनियस के रूप में जानते हैं। अगर वर्ल्ड में कोई रियल में कोई जीनियस हुआ है तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ही ऐसे ऐसे पेपर इनके पब्लिश हुए हैं कि जिसमें कि इन्होंने बहुत सारी साइंस की थ्योरीज दी हैं, ठीक है। और उनको पूरा वर्ल्ड जानता है इनकी थ्योरीज को और मानता है। तो ये इसीलिए इनको कहा जाता है कि जीनियस का अगर कोई सिनोनिम है तो सही में ही इनका समानार्थी कोई बनता है तो वो खुद एल्बर्ट आइंस्टीन है। 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल राइन। तो अब बहुत सारे वर्ष हो चुके हैं उनकी डेथ को, लगभग 50 साल तो तब हो गए थे जब इस चैप्टर को लिखा गया था, लेकिन अब भी उन्हीं को जीनियस माना जाता है। तो आइए हम अपने चैप्टर शुरू करें। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. तो इसमें क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को। कहाँ पे हुआ था? जर्मन के किसी शहर जिसका नाम था उल्म, उस शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेशन नहीं था वहाँ से। जब उनका जन्म हुआ तो कुछ भी नहीं लग रहा था, वो छोटे थे, कि वो एक बहुत ही ग्रेट आदमी बनने वाले हैं, साइंटिस्ट बनने वाले हैं, और उनके भाग्य में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक। तो क्या हो रहा था, बल्कि उनकी मदर जो थी इसके विपरीत, मतलब ग्रेटनेस के विपरीत। हालांकि वो ग्रेटनेस प्राप्त कर गए, लेकिन बचपन में उनकी माँ क्या सोचती, बिल्कुल उसके विपरीत सोचती थी कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फ्रीक है, मतलब एक बहुत ही डरावनी सी चीज़ है और जिसे वो ठीक नहीं मानती थी। टू हर हिज हैड सीम्ड टू मच टू लार्ज। क्योंकि इसका क्या कारण था उसके लिए, उसकी मदर जो थी वो उसके जो सिर था उसको बहुत ही बड़ा मानती थी, और उसके कारण वो लगता था कि भाई कुछ डराने वाले से लगता, डरावना सा लगता था वो। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। अब वो 2.5 साल का हो गया फिर भी वो बात करने नहीं लगा था, ठीक है। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, फाइनली जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। तो वो अटर्ड मैंने बोलता था, एवरीथिंग सभी बातों को, ट्वाइस मतलब 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू। तो आइंस्टीन को ये बात नहीं पता थी कि भाई वो क्या करे, ठीक है। विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे जो उसके साथ होते हैं भाई उनके साथ उनकी कैसे बिहेव करना है। एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो इसीलिए जो उसके प्लेमेट्स थे, जो उसके खेलने वाले जो साथी थे उसके साथ, वो उसको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। उसको ब्रदर बोरिंग कह के वो बुलाते थे। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसीलिए क्या था, जो यंगस्टर था, वो लड़का था जो आइंस्टीन बचपन में अपने आप ही खेलता रहता था, ठीक है। तो क्या था कि ओटो न्यूबर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic। कि भाई जो ओटो न्यूबर हैं, हिस्टोरियन है वो प्राचीन मैथमेटिक्स के, उन्होंने एक स्टोरी बताई आइंस्टीन के बारे में। क्या बताया कि दैट ही करेक्टराइजेज एज ए लीजेंड। भाई उसमें ऐसे गुण थे लीजेंड होने के, भाई महान बनने के, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। और बिल्कुल वो सही भी लगते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं भाई, उनके बिल्कुल सही थे वो गुण।
कैसे थे? एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि उसने लेट बोलना शुरू किया था, टॉक करना लेट शुरू किया था। हिज पेरेंट्स वर वरिड, तो उसके जो पेरेंट्स थे मम्मी पापा बहुत ही वरिड थे, चिंतित थे वो। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक लास्ट में क्या हुआ कि एक रात को वो खाना खा रहे थे, ठीक है, खाने की टेबल पे थे। ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से, तो उसने अपने जो साइलेंस थी, जो वो चुप रहता था, उसने उसको तोड़ दिया, मतलब चुप्पी बोलना शुरू कर दिया। क्या कहा उसने? ये कहा कि द सूप इज़ टू हॉट, कि भी सूप कितना गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, भाई उनके रिलीफ हुआ, आराम हुआ, उसके पेरेंट्स बड़े खुश हुए। और आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, भाई उसने ये बातें पहले क्यों नहीं बोली, पहले तो कभी एक शब्द भी नहीं बोला तूने, आज एकदम से कह रहा है दैट सूप इज़ टू हॉट। तो एल्बर्ट ने रिप्लाई किया बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि आज तक तो सब कुछ ऑर्डर में था, मतलब सभी कुछ ठीक था, आजकल मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या था कि ज़्यादातर टाइम जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेला ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, तो उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, कैसी चीज़ों को स्पेशली वो लव करता था? मैकेनिकल टॉयज़, मतलब जो मैकेनिकल टॉयज़ थे जिनमें मैकेनिक्स लगती थी। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, एक बार अपनी बहन, छोटी बहन को देख रहा था जिसका नाम माजा था। ही इज़ सैड टू हैव सैड, तो उसने कहा, क्या कहा उसने कि भाई फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ पे हैं? इस लड़की के, छोटी जो माजा है, इसके पहिए तो है नहीं इसके। तो अब क्या कहता है? ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, भाई बिकॉज ही नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। तो यहाँ पे एक हेडमास्टर ने एक बार उसके फादर को बताया था आइंस्टीन के, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, कि भाई जो आइंस्टीन है वो अपने प्रोफेशन, मतलब जो ज़िंदगी में जो काम करेगा, वुड नॉट मैटर, वो बात मैटर नहीं करती, उसका कोई मतलब नहीं है अभी वो बड़ा होकर के क्या काम करेगा। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी किसी भी काम में सक्सेस नहीं होगा, कभी भी उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी। मतलब हेडमास्टर ने एक बात कही थी उसके फादर को। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने क्या करा? लर्न करना शुरू कर दिया, मतलब बिगेन मैंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? बजाना, क्या? वायलिन बजाना शुरू कर दिया। किस एज में? 6 साल की एज में। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी जो माँ है वो चाहती थी कि वो वायलिन सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो क्या बन गया? एक गिफ्टेड एमेच्योर, मतलब ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उसको वायलिन वादक ही बनाया है। एमेच्योर होता है शौकिया, मतलब शौकिया वो वायलिन बजाने लगा फिर, ठीक है, उसको शौक था उसको वायलिन बजाने का। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने अपनी जो ये स्किल थी उसको मेंटेन रखा, अपनी जो इसमें कला थी उसके अंदर, उसको पूरी लाइफ उसने, मतलब वायलिन का मजा लिया, उसने बजाता रहा वो पूरी लाइफ। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक बुरा विद्यार्थी नहीं था, बुरा स्टूडेंट नहीं था वो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, तो मुनिक जो शहर था वहाँ के वो हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, और यहाँ पर उसकी जो आइंस्टीन की फैमिली थी वहाँ से मूव कर गई थी। कब? मतलब वहाँ पर मूव कर गई थी कब? जब वो 15 साल का था, 15 महीने का था, तब वहाँ पर म्यूनिक में आई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उस बच्चे ने सभी जितने भी सब्जेक्ट थे वहाँ पर वो उसके अच्छे मार्क्स आते थे। तो आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, जो आइंस्टीन था उसको स्कूल की रेजिमेंटेशन, मतलब जो जितना भी शिष्टाचार था वहाँ पे, उस सब से अनुशासन जो भी था वहाँ पे, उससे वो घृणा करता था, ठीक है, उससे वो हेट करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और आमतौर पर क्या होता था कि वो क्लैश मतलब भिड़ जाता था अपने टीचर्स के साथ, झगड़ पड़ता था। एट द एज ऑफ 15, और 15 साल की एज जब उसकी हुई, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, तो आइंस्टाइन एकदम से स्टिफल्ड हो गया, मतलब उसका दम सब उठने लगा, ऐसा मतलब उसको उबाऊ हो गया वहाँ से वो। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो द प्रीवियस ईयर
एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। तो उससे पिछले साल जब वो 15 साल का वहाँ पे पढ़ रहा था उस स्कूल में म्यूनिक में, तो उससे पिछले साल ही जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो वहाँ से मूव हो गए थे। मतलब उसको कहाँ मूव हो गए थे, कहाँ चले गए थे वो, मिलान, जो मिलान शहर है वहाँ पर रहने लग गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था उसको कहाँ पे छोड़ दिया था, अपने बेटे को उन्होंने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था, रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, क्या हुआ, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। तो बहुत ही प्रोलॉन्ग का मतलब बहुत ही लंबी बात चली उनकी, डिस्कशन हुआ बहुत लंबा, ठीक है। आइंस्टीन गोट हिज विश, तो आइंस्टीन ने अपनी इच्छा प्रकट करी कि भी वो अपनी कंटिन्यू करेगा एजुकेशन, अपनी जो स्टडी है उसको पढ़ता रहेगा। वो कहाँ पे, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, कि भी स्विट्ज़रलैंड में वो जहाँ पे जर्मन बोली जाती है वहाँ पर वो अपनी स्टडी करेगा आगे की। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो कि जो स्विट्ज़रलैंड शहर है वो लिबरल है, मतलब वहाँ पे उदारवादी है, मतलब वहाँ पे ठीक है, उनको अच्छा माहौल मिल रहा था बजाय कि म्यूनिक के। तो अब क्या हुआ कि आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो आइंस्टीन जो था वो गिफ्टेड था, गिफ्टेड का मतलब बहुत इंटेलिजेंट था मैथमेटिक्स में, और इंटरेस्ट उसका था फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा था आइंस्टीन का, ठीक है। तो एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो उसने स्कूल को जब उसका फिनिश हो गया तब उसे कॉलेज जाना था, तो वहाँ पे उसका यूनिवर्सिटी में कहाँ पे उसने स्टडी करी, कहाँ स्टडी का डिसाइड करा कि मैं ज्यूरिक, जो शहर था ज्यूरिक, वहाँ पे मैं पढ़ूँगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन। लेकिन जो साइंस थी वो ऐसा नहीं था कि भाई ओनली उसका साइंस में ही अपील थी, मतलब उसका साइंस में इंटरेस्ट था। उस डैशिंग मतलब ऊर्जावान, बहुत ही एकदम से चुस्ती फुर्ती वाला जो यंग मैन था उसका, अब कि भाई ऐसा नहीं था उस साइंस में इंटरेस्टेड था। विद द वालरस मुस्टक, और उसकी जो मूछें थी वो वालरस थी, मतलब जैसी झूलेदार, ये जैसी यहाँ पे उसकी मूछें यहाँ पे दिख रही हैं ये वाली, तो ऐसी ऐसी वो मूछें रखता था। यहाँ पे भी देखो ये वालरस मुस्टक बोलते हैं इनको, मूछें हैं ये, ठीक है। तो ओनली साइंस ही उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। तो आगे कह रहा है भी ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature। तो उसका इंटरेस्ट और किस में था, उसका इंटरेस्ट था उसके साथ जो पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी उसकी साथी, जिस लड़की का नाम था मिलेवा मैरिक, उसमें भी उसका इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever, उसको वो क्लेवर क्रिएचर मानता था, मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी मानता था। तो दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। तो जो यंग सर्ब थी, जो ये सर्बिया की लड़की थी, जो ये मिलेवा मैरिक, ये स्विट्ज़रलैंड क्यों आई थी, स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक थी, जो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी, वो क्या करती थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से थी यूरोप में जो वुमेन को डिग्री देती थी, मतलब वुमेन उसमें पढ़ सकती थी उस यूनिवर्सिटी में, इसीलिए वो वहाँ पे आई थी। अब कह रही है कि आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds। तो आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या किया, तो आइंस्टीन ने क्या देखा, सा इन हर एन अलाई, अलाई होता है साथी, ठीक है, उसने उसमें एक साथी देखा। कैसा साथी, अगेंस्ट द फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट, मतलब फिलिस्तीन कौन होते हैं, जो कट्टर विचारधारा रखते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट उसको एक साथी मिल गई मिलेवा मैरिक के रूप में, ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds, क्योंकि वो फिलिस्तीन्स के साथ हमेशा उसकी नहीं बनती थी, तो और उसको अब एक साथी मिल गई थी। अब यूनिवर्सिटी में भी वो
मतलब उनका विरोध कर सकता था, उनके बारे में विरोध में बात कर सकता था मिलेवा मैरिक के साथ मिल करके। तो अब क्या कह रहा है, द कपल फेल इन लव, जो कपल था मतलब जो लड़की थी मिलेवा मैरिक और आइंस्टीन, दोनों क्या हो गया, उन दोनों में प्यार हो गया। और लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, और इस बात को लेटर सर्वाइव करते हैं, मतलब लेटर भी है उनके कि भाई जिससे उनका पता चलता है कि भाई उनका अफेक्शन था, आपस में उनका लगाव था इन टू वर्ड्स, और इन शब्दों के माध्यम से। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे साइंस के साथ साथ और जो टेंडरनेस है मतलब जो कोमलता है उसका मिश्रण दिखाई देता है। रोट आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने लिखा भी है, क्या लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने लिखा था भाई हाउ हैप्पी एंड प्राउड, और भी कितना गर्व का और खुशी का क्षण होता है, आई शैल बी, ठीक है भाई, कब होएगा वो खुशी का क्षण, व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क, जब हम अपने काम को, ठीक है, काम को क्या करेंगे, रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, जो सापेक्षता संबंधी जो अपने काम में हम विक्ट्री ले लेंगे, और यही हमारे उसका मतलब कंक्लूज़न होगा, हमारे मेल का, मिलन का कंक्लूज़न होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है कि उनको बहुत ही खुशी होगी जब वो इस तरीके से शादी कर लेंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. तो 1900 में क्या हुआ कि जब 21 साल का था एल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया, मतलब उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो गई और वो अनएम्प्लॉयड था, मतलब बेरोजगार था अभी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो उसने क्या काम शुरू कर दिया, अब टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902। तो अब उसने क्या किया कि भाई टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया, फिर प्राइवेट लेसन्स उसने देने शुरू कर दिए, एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902। तो 1902 में उसको एक जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। और कौन सी जॉब मिली, टेक्निकल एक्सपर्ट की, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न शहर के पेटेंट ऑफिस में उसको ये जॉब मिली। वेल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, उसको सपोज किया जाता था, मतलब उसको किस लिए काम था, उसका क्या काम था उसका, कि उसको असेस करना था, मतलब लोगों की जो पीपल, दूसरे लोगों की जो इन्वेंशंस थी, जो आविष्कार करते थे, जो खोज करते थे दूसरे लोग, उनको एसेस करना था। उसने क्या करना था, मतलब उनको जांचना था कि भी उनकी काम कैसा है। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो यहाँ पे क्या था, जो आइंस्टीन था वो वास्तव में क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था, अपने विकसित कर रहा था अपने आइडियाज़ इन सीक्रेट, मतलब एक गुप्त रूप से अपने भी जो आइडियाज़ थे, जो उसके दिमाग में आ रहे थे, साइंस के जो भी साइंटिस्ट था वो, उसके आइडियाज़ भी साथ साथ में चल रहे थे। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो मजाक में जोकिंगली वो कहा करता था अपने डेस्क को, जिस मेज़ पे वो बैठा करता था, उसके ड्रॉयर को कहा करता था, काम के टाइम जब वो बैठता था, कहता था कि जो मेरा ड्रॉयर है वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, मतलब कि वो एक प्रकार का थियोरेटिकल फिजिक्स का एक ब्यूरो है। One of famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो वन ऑफ फेमस पेपर्स ऑफ 1905, 1905 के जो फेमस पेपर्स थे आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, तो वो कैसे थे, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस। तो उनमें क्या था, उन पेपर्स में टाइम और डिस्टेंस मतलब समय और जो दूरी है वो आर नॉट एब्सोल्यूट, भाई वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं समय और दूरी। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. तो यहाँ पे कह रहे हैं वास्तव में ऐसा हो रहा है कि टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो घड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं,
सही है बिल्कुल। विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, भी वो सेम टाइम को शो नहीं करेंगी। दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, और वो कब इकट्ठी होंगी, कब ठीक होंगी दोनों एक जैसी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक दूसरे से बहुत फास्ट चलेगी, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की बजाय। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy। भाई from this followed, और इसके बाद the world's most famous formula, जो वर्ल्ड का फेमस फार्मूला था, which describes the relationship, जो इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा था, इसका वर्णन कर रहा था, between mass and energy, मास और एनर्जी का जो ये साइंस का जो फॉर्मूला था E=mc², तो ये बना था वहाँ पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे E का मतलब क्या है, इसमें इस इक्वेशन का E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, और C का मतलब है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो हमारी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो हमें स्पीड पता है लाइट की। ठीक है, तो वो यहीं से आती है। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट इज़ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जब आप किसी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठे हो तो भाई आपको ये 2 मिनट जैसे लगते हैं, जैसे बहुत कम टाइम बैठे हो। लेकिन जब आप किसी गर्म तवे मतलब स्टोव पर बैठ गए हो आप 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो आपको लगेगा 2 घंटे से बैठे हुए हैं। तो यही रिलेटिविटी है। ठीक है, कैसे बढ़िया मजाक के माध्यम से अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी को बताया है। व्हेन while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। तो क्या हो रहा था कि जब जो आइंस्टीन था was solving most difficult problem, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स की थी उनको जब सॉल्व कर रहा था, तो जो उसकी प्राइवेट लाइफ थी, मतलब जो उसकी फैमिली लाइफ थी, वो अनरेवलिंग हो रही थी। कैसी हो रही थी? क्लियर हो रही थी, मतलब वो ख़राब हो रही थी। तो अब क्या कह रहे हैं कि अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, तो अल्बर्ट किससे शादी करना चाह रहा था? मिलेवा से। राइट आफ्टर द फिनिशिंग हिज स्टडीज़, जैसे उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी कि अभी वो मिलेवा से शादी कर लेगा, ऐसा उसका विचार था। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसको नहीं चाहती थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, तो भाई उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि जो मिलेवा है वो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है, तो वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी मानती थी उसको। तो शी वॉज आल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, तो उसकी जो माँ थी वो बोदर्ड थी, मतलब परेशान थी मिलेवा के इंटेलिजेंस को लेके, क्योंकि मिलेवा भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी। तो शी इज़ ए बुक लाइक यू, तो उसकी माँ कहती थी कि वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही इंटेलिजेंट बुक है, बस वो भी एक किस्म की, उसको सारी बातें पता होती हैं एकदम से। तो हिज मदर सैड, उसकी माँ ने ऐसा उसको कहा। तो आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टीन ने अपनी जो शादी थी उसको रोक दिया। ठीक है, तो उसने अपनी शादी वहीं स्थगित कर दी। तो द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, तो इन्होंने जो मिलेवा और आइंस्टीन थे उन्होंने शादी कर ली फिर जनवरी 1903 में, उन्होंने शादी कर ही ली। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद ही द मैरिज फाल्टर्ड, जो उनकी मैरिज थी, जो उनकी शादी थी वो एकदम से फाल्टर्ड हो गई, मतलब लड़खड़ा गई। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। तो क्या हुआ कि जो मिलेवा थी इसी बीच में उसने अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो वो एकदम से इंटेलिजेंट लड़की थी, जो उसके कुछ लक्ष्य थे इंटेलिजेंट होने के नाते, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, तो वो एकदम से घर में रह रह के अनहैप्पी हो गई, वो परेशान हो गई, भाई मेरी इंटेलिजेंस का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, उसने कई सालों तक, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार,
फाइट की कि भी मेरी इंटेलिजेंस को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, घर में पड़ी रहती हूँ सारा दिन, इस तरीके से उसने बातें की। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। तो जो कपल था, जो पति पत्नी थे, उन्होंने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया 1919 में, 1919 में, ठीक है। तो आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि भाई अपनी मौसी की बेटी एल्सा से उसी साल उसने शादी कर ली। तो आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। तो आइंस्टीन की जो नया पर्सनल चैप्टर शुरू हुआ, जो उसका खुद का जो एक नया चैप्टर शुरू हुआ, उसके लिए कोइंसाइडेड मतलब कि भाई वो एकदम से इत्तेफाक था उसका, कि भाई संयोग से ऐसा बना कि भाई राइज टू वर्ल्ड फेम, कि वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया एकदम से, ठीक है। उसके लिए ये पर्सनल चीज़ ये हुई। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1915 में क्या हुआ कि उसने पब्लिश करी, मतलब छपवाई, क्या छपवाया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छपवाया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और उससे उसको क्या क्या हुआ, उसने प्रोवाइड की एक नई इंटरप्रिटेशन, मतलब एक नई व्याख्या दी ग्रेविटी को, ठीक है, ग्रेविटी को, ठीक है, ग्रेविटी को उसने, जो गुरुत्वाकर्षण है उसको उसने एक नया सिद्धांत दिया, एक नई व्याख्या दी। तो एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990। तो एक एक्लिप्स ऑफ सन हुआ, मतलब सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, कि भाई उससे वो प्रूव हो गया, उससे एक सबूत मिल गया कि भाई जो भी आइंस्टीन ने गणना करी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल सही थी। आइंस्टीन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। तो आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल सही से गणना कर दी थी उसने एडवांस में ही, कि भाई द एक्सटेंट, भाई कहाँ तक, किस सीमा तक, विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी रिफ्लेक्टेड, कि जो लाइट है फिक्स्ड स्टार से डिफ्लेक्ट होगी, मतलब मुड़ेगी, भाई कहाँ से मुड़ेगी, कितनी दूर जा कर के वो मुड़ेगी। तो इस तरीके की सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की उसने गणना कर दी थी, मतलब जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था जो भी, उसको उसने गणना कर दी थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो जितने भी वहाँ पे उस टाइम के न्यूज़पेपर थे, उन्होंने एकदम से प्रोक्लेम कर दिया, मतलब उन्होंने एक दावा कर दिया, एक संज्ञा दे दी उसको, उसके काम को, कि भाई एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब एक वैज्ञानिक क्या दे दी, क्रांति, रिवोल्यूशन मतलब एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसको उन्होंने अखबारों में छाप दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब मिला, फिजिक्स में 1921 में, ठीक है, 1921 में उनको मिला। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। तो उनके ऊपर बहुत ही सम्मान की वर्षा हुई, ठीक है, इन्विटेशंस, उनको आमंत्रण आए पूरी दुनिया से, ठीक है, लॉर्डेड बाय द प्रेस, और उनकी अखबारों में बहुत ही प्रशंसा हुई। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब नाजी का शासन आया जर्मनी में 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन जो थे वो मतलब छोड़ दिया उन्होंने, किसको छोड़ दिया, जर्मनी को, और कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 5 years लेटर, और 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो 5 साल के बाद जब डिस्कवरी हुई, जब खोज हुई कि भाई न्यूक्लियर फिजन, मतलब कि भाई जो फिजन होता है विघटन, कि भाई जो न्यूक्लाई का भी विघटन होगा, न्यूक्लियर का जो विघटन होगा परमाणु का बर्लिन में, तो उसके बाद अमेरिका के जितने भी फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे जितने भी, उनमें एक अप्रोर हो गई, मतलब उन्होंने एकदम से उनको विचलित कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म। तो
वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से फ्लड, मतलब वो वहाँ से भाग गए एकदम से। जो ये कट्टरवाद था वहाँ का, उसके कारण उन्होंने भी वहाँ को छोड़ दिया, जैसे कि आइंस्टीन ने छोड़ दिया था, मतलब जर्मनी को उन वैज्ञानिकों ने छोड़ दिया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब उनको एक अफ्रेड था, डर था, द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, कि भी नाजीज अब क्या करेंगे कि भी एक एटम बम बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो अब क्या हुआ, एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, जो उसके साथी वैज्ञानिक थे आइंस्टीन के, उनकी अर्जिंग मतलब प्रार्थना पर आइंस्टीन रोट ए लेटर, आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा। किसको लिखा, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा, और 2 अगस्त 1939 को उसने ये पत्र लिखा। तो उसमें इन विच ही वार्नड, उसने वार्न किया, मतलब एक चेतावनी दी राष्ट्रपति को, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, भाई इस तरीके का एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यदि उसको किसी पोर्ट पे, किसी बंदरगाह पे या किसी मतलब आइलैंड पे अगर उसको तोड़ा जाए, मतलब उसको छोड़ा जाए, तो वो क्या करेगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो वो पूरे पोर्ट को, पूरी बंदरगाह को नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और जो उसके आसपास का जितना भी एरिया होगा, जितना भी क्षेत्र होगा, उसको भी वो ख़त्म कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफ़ेक्ट, जो उसके वर्ड्स थे वो फेल नहीं हुए इस तरीके से, मतलब वो जो उसने कहे थे वैसा ही हुआ। क्या हुआ कि द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, कि अमेरिकन ने एक एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक बॉम्ब बना दिया इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पर, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा, और उसको कहाँ पे गिरा दिया अमेरिका ने, जापान के शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में, अगस्त 1945 में उन्होंने उस पर गिरा दिया अमेरिका ने, और उनको भी तो नष्ट कर दिया था ना, जैसा कि जबकि उनको पहले ही बता दिया था कि भाई बॉम्ब बहुत ख़तरनाक होता है, आइंस्टीन ने पहले ही बता दिया था राष्ट्रपति को लेटर लिख करके। तो आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, शेकन हुआ वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, बहुत ज़्यादा विनाश हो गया था इन दोनों शहरों में। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, अब उसने क्या किया कि एक पब्लिक मिसिव लिखा, मतलब एक जनता की तरफ से एक लेटर लिखा, ठीक है। पब्लिक मिसिव का मतलब होता है कि एक लंबा सा पत्र लिखा बहुत जनता की तरफ से उन्होंने, टू द यूनाइटेड नेशंस, और किसको लिखा, यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र को लिखा उसने। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और जैसे रूजवेल्ट को उसने लेटर लिखा था उसके विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या हुआ कि बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले कुछ दशकों में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो जो गवर्नमेंट, जो आइंस्टीन थे वो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में। और क्या किया फिर उन्होंने, तो जब वो इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, तो एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डिंग, तो उन्होंने एजिटेट किया, मतलब उन्होंने आंदोलन किया, धरने दिए कि भाई जो आर्म्स बिल्डअप है, मतलब जो हथियार जो बनाए जा रहे हैं और उनको यूजिंग किया जा रहा है, पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी, भाई क्या होना चाहिए कि भाई उसको शांति और जो भी डेमोक्रेसी है उसके लिए वो अपनी जो उनकी
लोकप्रियता थी, जो पॉपुलैरिटी थी खुद की, उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया शांति और लोकतंत्र के लिए। तो क्या था कि भाई अपनी जो जितनी भी पॉपुलैरिटी थी, ठीक है, तो उसको कहाँ पे यूज़ करते थे? अब वो पीस और डेमोक्रेसी के लिए यूज़ करना चाह रहे थे अब आइंस्टीन। तो व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, और जब आइंस्टीन 1955 में डेथ हुई, मृत्यु हुई उनकी, एट द एज ऑफ 76 की एज में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न। तो उनको कैसे सेलिब्रेट किया गया? उनको एक विजनरी मतलब एक बहुत ही दार्शनिक के रूप में और वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में उनको माना गया, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, मतलब साइंटिफिक जीनियस के रूप में तो उनको माना ही जाता था, अब उनको दार्शनिक के रूप में और विश्व के एक नागरिक के रूप में भी माना गया। ऐसे थे एल्बर्ट आइंस्टीन। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ ना आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय।